माजिद साहब, सबसे पहले तो हम रात की एक मीडिया टॉक की बात कर लेते हैं जो कि थोड़ी गालिबन 12:30-1 बजे के करीब हुई, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान थे, बिलावल भुट्टो थे, साग डार साहब थे। आईनी तरमीम का मामला बहुत दिनों से ज़ेर बहस था। मामलात जो बॉल थी वो मौलाना की कोर्ट के अंदर थी और अभी तक सूरत हाल कुछ क्लियर हो गई है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि अगर नेशनल असम्बली के नंबर्स को हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि ये सारा मामला इसलिए रुका हुआ है कि गवर्नमेंट के पास मतलूबा नंबर्स नहीं हैं। अब वो उस नहीं का जो जवाब हासिल करना है उसके अंदर उसकी जो मैनेजमेंट है वो की जा रही है। एक तो इत्तेहादी जमातों से राब्ते हैं, दूसरा फिर मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता है, फिर ये जो 63A का फ़ैसला आया है उसके बाद ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई डिफेक्शन होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तब जाके ये तरमीम पास होगी। तो ये कोई आसान काम उस तरह से लग नहीं रहा। फिर ये है कि चूँकि मौलाना के पास नंबर बहुत ज़्यादा हैं, मैटर करते हैं, तो उनकी तजावीज़ को भी सुना जा रहा है। तो जो 2-3 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने पहले डिस्कस किए थे उनके हवाले से अभी भी कन्फ्यूजन थी, लेकिन बातचीत से उसको हल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आईनी अदालत का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या वो सेपरेट अदालत होगी या कोई स्पेशल बेंच होगा। फिर यह है कि जजेस की जो एज है, उनकी रिटायरमेंट है, उसके ऊपर डिस्कशन अभी भी हो रही है। और इसी तरह फिर ये है कि जो आईनी अदालत के जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट का क्या तरीक़ेकार होगा। सो ये वो 2-3 ऐसे बड़े पॉइंट हैं कि जिनके ऊपर बहुत सी जमातें और लोग तशवीश का इजहार कर रहे थे। सो अब उसमें ये बेसिक एक इत्तफाक़ राय तो हो गया है कि जी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अदलिया के जो रिज़ल्ट्स हैं या आवाम से जो उनका राब्ता है या आवाम की दादरसी के लिए जो उनकी कोशिशें हैं वो को मुनासिब नहीं है। तो ये काम किया जाएगा, लेकिन उसकी हतमी शक्ल क्या निकलेगी वो मुझे ऐसे लगता है कि जो पहली एफर्ट की गई थी, जिसे हम तरमीम का फ़ेज़ 1 कह सकते हैं, ठीक है। मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ जिसको लीड कर रहे थे, वैसा मुसवदा नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उस टाइम बड़ी हाई होप्स थी, गवर्नमेंट बिल्कुल अफरा तफरी में ये सारा कुछ करवाना चाह रही थी, फिर उनको थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ा। तो अब ऐसे लग रहा है कि वो जो पहले चीज़ें थी कि सारा कुछ हो जाएगा, अदालत बन जाएगी, जजेस आ जाएंगे, अपॉइंटमेंट हो जाएगी, उम्र का मसला हल हो जाएगा, तो अब ऐसे लग रहा है कि जो कंसेंसस डेवलप होगा उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा सा पीछा हटना पड़ेगा, पीछे बैकफुट पे आना पड़ेगा आपके मुताबिक। अच्छा, जाहिर है कल मौलाना साहब ने ये भी कहा कि वो आज पीटीआई से मुलाकात भी करेंगे और पीटीआई को भी ऑन बोर्ड या उनके साथ जो के लिए मुशावरत के लिए कि वो कोशिश करेंगे। पीटीआई पहले दिन से जब मौलाना साहब ने स्टैंड अपना एक स्ट्रॉन्ग लिया था कि जी वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे और आईनी तरमीम को लेकर मौलाना ने बहुत एक फर्म स्टांस के साथ अपना ओपिनियन बनाया था, जिसपे पीटीआई को बड़ा उन्होंने इनकरेज भी किया था। लतीफ़ खोसा साहब हों, बैरिस्टर गौहर हों, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि जी बड़ा अच्छा स्टांस है, मौलाना साहब हमारी साइड पर ही है। इवन कल सलमान अकरम राजा साहब भी एक शो में बैठे हुए थे, वो यही बात कर रहे थे। ये मौलाना साहब की जो कल इशाइये के बाद एक टॉक थी, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ अब इस सारे मामले में मौलाना साहब के साथ इत्तफाक राय पे कुछ करेगी डिस्कशन? तहरीक इंसाफ का केस इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मौलाना फजलुर रहमान उनके लिए एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ में कोई उस तरह से डायरेक्ट मिसाली राब्ते तो नहीं है, उनकी लड़ाई झगड़ा बयानात चलते रहते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा चैनल है कि जिसके थ्रू वो जो तजावीज़ हैं या जो कंसेंसस का रास्ता है वो डेवलप किया जा सकता है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से भी राब्ते में रहते हैं और सुनने में यही आ रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की जो तजावीज़ हैं उनमें से भी कुछ ना कुछ हासिल करके जो काबिल कबूल हैं उनको एडजस्ट किया जाए, ताकि वो जो एक इम्प्रेशन आ रहा है कि जी छापे मारे जा रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लोगों को दबाव में रखा जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, तो वो उन मामलात से निकलते हुए तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा राज़ी करने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा होता अभी तक नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये हिट एंड कैच का जो एक फार्मूला होता है कि आप एक तरफ से जो है वो ऑफ़र करते हैं, दूसरी तरफ से आप फेयर क्रिएट करते हैं, तो वो उन मामलात को किया जा रहा है। तो अब देखना ये कि मौलाना फजलुर रहमान, उसकी वजह ये कि दोनों जमातों के स्टेक्स बहुत हाई हैं। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिस तरह का एक कशीदा माहौल है, उसमें अगर कोई भी जमात अपना स्टांस बदलती है
तो उनको पता है कि उनका वोटर, उनका जो सपोर्टर है वो किस तरह रिएक्ट करेगा और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी। तो अगर किसी ने राय बदलनी है तो या तो उसके सामने कोई ऐसा पुरकशिश पैकेज होना चाहिए, ऑफर होनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे वो करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पुराने मौक़िफ़ के साथ जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ इत्तेफाक राय की कोशिश की जाएगी। ठीक हो गया, बेहतरीन। अच्छा जी, अब SCO कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं हमारी साहब। जिस तरह से हमने देखा है बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट और पाकिस्तान ने इस एक्टिविटी को दो के हमने पहले आईनी तरमीम को डिस्कस करना मुनासिब समझा और कल से यही हो रहा है कि हम ओवर शैडो कर रही है कहीं ना कहीं आईनी तरमीम का मामला। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ इवन चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का आना, भारत के वज़ीर ख़ारिजा का आना, और कल हमने देखा इसाक डार साहब और जयशंकर की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो भी साथ हुई और क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर भी बात हुई। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। डू यू थिंक दैट? बिल्कुल जी, और उसकी वजह यह है कि ये जो तंजीम है इसका बैकग्राउंड भी यही है कि वो तमाम मुल्क जिनके आपस में इख्तलाफात थे उन्होंने कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला। और पहले ये तंजीम मिलती जुलती इससे जो थी वो मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए बनी थी, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने वक्त के साथ साथ इस चीज़ को समझा कि नहीं, अब हमें मईशत की तरफ आना चाहिए, इकनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ आना चाहिए, इक्तसादी ताउन के जो मामलात हैं उनको लेके आगे चलना चाहिए। तो बिल्कुल इस तंजीम में पोटेंशल है, एक बड़ा अहम इजलास था। अब हुकूमत पाकिस्तान पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर और कोऑपरेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम आता है। कॉन्फ्रेंस तो अच्छी हो जाती है, स्पीचेस हो जाती हैं, लोग अपने ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं, बट फिर जब हम अपने माहौल में देखते हैं कि हमारी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस के अलावा बाकी फॉल्ट लाइंस क्या हैं, मिसाल के तौर पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पाकिस्तान में मसला है, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरह से सॉफ्टली फ्रेंडली एडजस्ट किया जाए, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, अब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट्स, वो ताउन, वो तमाम मुआहदे उन पर अमल दरामद हो ताकि उसका पाकिस्तान के मुआशी हालात के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फ़ोटो ऑप्स के लिए तो बहुत अच्छा है, PR के लिए भी बहुत अच्छा है, एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान ने 20-25 साल में होस्ट किया है, लेकिन प्रैक्टिकली फिर वो ट्रांसफ़र उस तरह से नहीं हो पाएगा। यू आर सो राइट। और यहीं पे चैलेंज आता है माजिद, जब भी हम इन चीज़ों को MOUs की बात करते हैं, साइन हो जाते हैं, सरमायाकारी को लेके इंटरेस्ट शो होता है, मुख्तलिफ बातें हैं या डिस्कशंस होती हैं, लेकिन उसके बाद जब हम इनको कॉन्क्रीट या सीमेंट करने की बात आती है इन मुआहिदों को, तो हमें वहाँ पे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन कल जिस तरह से हम देख रहे थे, रूसी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, और आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई। इसके अलावा चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की आमद बड़ी इंपॉर्टेंट रही। 4 दिन के जो कह लें वो दौरे के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। आप क्या समझते हैं माजिद, ये जो CPAC वाला मामला है इसमें हमें बड़े चैलेंजेस हैं। ज़ाहिर है दहशतगर्दी अपनी तरफ है, दीगर हमारे चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का आना और जो गवादर एयरपोर्ट है इसका वर्चुअल इफ्तिताह होना, फिर CPAC को लेकर डिस्कशंस होना, कितना ये फ्रूटफुल होगी ये उनका विजिट? डेफिनेटली चाइना के साथ तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 साल में स्पेशली CPAC के हवाले से कोई इतनी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी। और फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इसको CPAC फ़ेज़ 2 के नाम से लॉन्च किया जाए और इसके अंदर एक एक्टिविटी जनरेट की जाए। तो अब उसमें बिल्कुल जो मैपिंग है वो तो मौजूद है, टाइमलाइन भी है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और बिज़नेस इनिशिएट कैसे करना है, तो पाकिस्तान में CPAC का जो फर्स्ट फेज़ था उसमें हमने देखा कि हमारे पास रोड स्ट्रक्चर के अंदर बहुत इजाफा हुआ, बिजली के हवाले से जो हमारे मसाइल थे वो खासे कम हुए, बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई। सो अब इस चीज़ को सेकंड फेज़ में जब हम लिंक करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले भी इस तरह के मसाइल हुए कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये चीज़ें पीछे रह गई। तो अब बलूचिस्तान का जो मसला है उसके अंदर आपको डायलॉग भी करना पड़ेगा, साथ आपको सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी, क्योंकि अल्टीमेट जो रूट बनता है उसका जो सेंटर पॉइंट बनेगा या हब बनेगा वो तो गवादर ही होगा। सो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा ख्याल है कि एक नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जिसके बारे में अभी लग रहा है कि स्टेट और उसके जो इदारे हैं वो फोकस्ड हैं
और जिस तरह से चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ इंगेज किया गया और जिस तरह से मीटिंग्स हुई हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि CPEC के हवाले से कुछ ना कुछ संजीदा इक़दाम लिए जाएंगे। ठीक होगा, CPEC के हवाले से संजीदा इक़दाम लिए जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने जयशंकर वज़ीर ख़ारिजा की बात की, इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी आमद से पहले ये बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहा गया था कि जी हमारी कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होंगी, हम सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे और वही जो कि उसका पर्पज़ है। लेकिन देखा कल कि कुछ बातें भी हुई दहशत गर्दी को लेकर, दीगर मामलात को, तिजारत को लेकर बहुत सारी डिस्कशंस हुई। ये जो कहने वाले कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान आना इटसेल्फ कहीं ना कहीं इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी या सॉफ्टनेस हमने देखी है। डू यू अग्री? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का जो पिछले 5 साल का बैकग्राउंड है वो खासा तल्ख है। हमने देखा आर्टिकल 370 है, कश्मीर के मामलात हैं, इलेक्शंस हुए यहाँ पे भी वहाँ पे भी, तो उसको देखते हुए जब हम इस चीज़ को गेज करते हैं तो वाकई ये एक अहम स्टेप लगता है। उसकी वजह ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा गए थे और उन्होंने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, और ये चूँकि प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जिसको इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था कि इसमें वो शरीक ना हो, तो इसलिए उन्होंने उसका एक मॉडरेट सा रास्ता निकाला कि हम SCO के लिए तो आएंगे बट दो तरफा ताल्लुकात के लिए हम अभी कंफर्टेबल नहीं हैं। लेकिन फिर चूँकि जैसा कि कहा जाता है कि सफारतकारी जो है जंगों के बाद भी डिप्लोमेसी से ही काम लिया जाता है, तो क्यों ना उससे पहले ये सारी चीज़ें कर ली जाएं। तो इसलिए फिर सॉफ्टली कुछ ना कुछ गपशप हुई है सो दैट वो जो थोड़ा सा बर्फ़ पिघलने का आगाज़ हो और बड़े बेसिक से मेजर्स लिए जाएं, ताकि वो जो एक कन्फ्रंटेशन है या दोनों के आपस में बदएतमादी के माहौल हैं जिसमें इजाफा हो रहा है। कश्मीर के रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए हैं, सो इन सारी चीज़ों को देखें तो फिर पता चलता है कि कुछ ना कुछ SCO का प्रेशर भी था और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों में ये सोच मौजूद है कि अब इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से तो चला नहीं जा सकता। लेकिन उसमें यह है कि दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि उनकी डिग्निटी, उनकी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिससे चीज़ों को थोड़ा सा मुफाहमत की तरफ लेके आया जाए। ठीक हो गया। अब ज़रा पॉलिटिकली जो हमारा टेम्परेचर है, तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स, अब जाहिर है अभी जो बानी PTI हैं उनकी सेहत के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स मौजूद थे। इवन जो जमाइमा खान है उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट वगैरह किया जिसमें ख्वाजा आसिफ ने भी उनको बात की, और दूसरी जानिब जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके हवाले से डॉक्टर आसिम की मुलाकात हो उसके हवाले से तहरीक इंसाफ एतराज़ात कर रही है, और बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर जो कह लें एतमाद का इजहार ना करना है बहुत सारे पार्टी लीडरान का। आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर के जो कंसर्न्स हैं ये आपस में उलझ रहे हैं लोग? बिल्कुल उलझ रहे हैं जी, और उसकी वजह यह है कि जो पार्टी लीडर है, पार्टी की सेकंड ईयर की जो क़यादत है और जो कारकुन है वो सिंक नहीं है। तीनों की अलग-अलग सोच है जिसकी बुनियाद पर ये इख्तलाफ राय सामने आता है, और कई दफ़ा तो जो PTI का कारकुन है वो ज़्यादा लीथल हो जाता है जो कि उसे नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी क़यादत ने ही आपके इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करके कहीं ना कहीं उससे कोई चीज़ें हासिल करनी है, तो अगर आप उनको ही अदम एतमाद की नज़र से देखेंगे या उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे और स्पेशली उन पे अदम एतमाद करते हुए उन्हें गालम गलोच की हद तक लेके जाएंगे, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि आपके लिए कोई रास्ता बनेगा बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये कि पंजाब की तंजीम और KP की जो तंजीम है PTI की इंटरनल, उसमें इख्तलाफात हैं। KP वालों का मौक़िफ़ ये है कि हर दफ़ा हम तो एक अच्छा शो प्रेजेंट कर देते हैं और पंजाब की तंजीम जो है वो सारी की सारी सोई रहती है या गायब है या वटेवर जो भी रीज़न है वो एक्टिव नहीं है। सो इस वजह से अगर ये इख्तलाफात इस तरह से मौजूद रहेंगे तो PTI मेरा ख्याल है वो इम्पेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी जिसकी बुनियाद पे वो ये चाहते हैं कि उनका लीडर रिहा हो, इलेक्शन के मामलात में उनको कोई रिलीफ मिले, वैसे उनके मुकदमात में कमी हो। तो इसके लिए उन्हें जो एक एहतजाजी मुहिम बनानी चाहिए वो उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, वो बनती नज़र नहीं आ रही हमारे सामने। इसमें उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जी हम एहतजाजी मुहिम कैसे करें जब हमारा जमहूरी हक नहीं दिया जा रहा, हमें एहतजाज नहीं करने दिया जाता, फिर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है। कल हमने देखा, कल मेहरबानो कुरैशी ने भी रात को आई और मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो भी अपने तौर पर कहते हैं कि जी हुकूमत हमें ये करने नहीं दे रही है तो हम अपना इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करें। लेकिन आपकी बात अपनी जगह पर ठीक है कि इंटरनल
इंटरनली चीज़ें इतनी उनकी मिसमैनेज्ड हो रही हैं जिसकी वजह से वो जो एक प्रॉपर इम्पैक्ट है उनके एहतजाज का, जिनको जलसों को उन्होंने एहतजाज में कन्वर्ट किया है, वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे। तो क्या आप समझते तहरीक इंसाफ भी अपनी जगह पे जो पॉइंट ऑफ व्यू अख्तियार किए हुए ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर है इसमें? देखिए, तहरीक इंसाफ चूँकि इस टाइम अपोजिशन में है, उनका ये ख्याल है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना उनको बनाया जा रहा है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं। मसला ये है कि इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट अगर आपको एनओसी नहीं देगी तो फिर जलसा ही नहीं होगा। इस तरह एनओसी की बेस पे तो आज तक कोई तहरीक नहीं चली, ना तो आइंदा चलेगी। सो अगर गवर्नमेंट की जानिब से प्रेशर है तो आपको एक बेहतर मनसूबाबंदी के साथ आगे आना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक स्टेप पीछे हट जाएं, इसका मतलब ये कि आपको ज़्यादा एफर्ट पुट करनी है, आपको अपनी हिकमत अमली को बेहतर करना है। और उसमें ज़रूरी नहीं है तोड़ फोड़ या मार कुटाई, आप उसको बेहतर डायलॉग के जरिए भी बिल्कुल कर सकते हैं। और सियासतदान का तो काम ही रास्ता निकालना होता है। कहीं ना कहीं जिस तरह हमने अगस्त में देखा कि जलसा मुलतवी करने के हवाले से बातचीत हुई और उसकी बुनियाद पे इन्हें सितंबर के जलसे की इजाज़त मिल गई, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर दोनों साइड्स बैठ के बात करना चाहें तो ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन होता फिर वही है कि चूँकि टाइमलाइन का इशू है, स्ट्रेटजी का इशू है, क़यादत और कारकुन के दरमियान फ़र्क बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके बाद डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, तो क़यादत किस बेस के ऊपर ये सारा कुछ करेगी जब उनको अपने घर से ही जो है वो हाउस इन ऑर्डर नहीं मिलेगा।